Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important topic which is very important from B.Ed examination point of view as well as another teaching exams. दोस्तों आज हम सबसे पहले NCF के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो NCF है क्या? बेसिकली ये हमारे जो B.Ed में कोर्सेज चलते हैं उसमें क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो बुक्स है उसमें एक टॉपिक है और अदर जो बुक्स है उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है और बाकी इस टॉपिक को बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NCF का मतलब क्या है? तो NCF का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं NCF 2005 के बारे में। NCF 2005 है, ये 4th नंबर का NCF है। इससे पहले 4 NCF आ चुके हैं, जो एक 1975 में आया था, उसके बाद में एक 1988 में आया था, फिर उसके बाद 2000 में, और जो 2005 में आया था वो लेटेस्ट है और जो सबसे लास्ट में यही था NCF 2005। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट में लिख रखा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 इज़ वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 एंड 2005 बाय द NCERT। मतलब ये NCERT द्वारा पब्लिश किया गया है। NCERT क्या है? अपनी जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड काम करती है, ये अपनी NCERT है जो इंडिया में है और इंडिया में ही NCF का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि द NCF 2005 डॉक्यूमेंट ड्रॉ इट्स पॉलिसीज बेसिस फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन एज ए लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड 1992 एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। मतलब NCF 2005 फोकस करता है कि बच्चों को ऐसी लर्निंग दी जाए जिसमें बच्चे बिल्कुल भी बर्डन फील ना करें और उसमें ग्रुप स्टडी को एनहेंस किया जाए। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 से 1992 तक जिसका निर्माण हुआ था, NCF और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों ने मिलके ये रूल बनाया कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को बिल्कुल भी बर्डन फील ना हो और ग्रुप डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ NCF हैज़ बीन इनिशिएट इन नवंबर 2004 by setting up various structures like National Steering Committee by Professor Yashpal Singh and 21 National Focus Group on the theme of curricular area, systematic reforms and national concern। इसमें क्या है, जो नवंबर 2004 है, इसमें इस NCF के जो स्ट्रक्चर था, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जिसमें प्रोफेसर यशपाल सिंह थे, तो उन्होंने इसके अंदर रिफॉर्म किया था और उन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। ठीक है, इससे पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन जो NCF 2005 दिया था उसमें नवंबर 2004 के अंदर इसके ऊपर बातचीत हुई थी और पूरी एक मीटिंग होने के बाद में NCF 2005 को पास करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ चाइल्ड रादर देन इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज दैट एज द फैसिलिटेटर। मतलब इसमें क्या है, टीचर का रोल एक क्लास के अंदर फैसिलिटेटर की तरह होएगा। ऐसे नहीं है कि अपनी जो एजुकेशन है वो बच्चों पे थोप दी है, उसे बच्चों की एजुकेशन को, जो बच्चों की अप्रोच है उसको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने तो है ही है, साथ ही साथ में उसे क्या है, बच्चे के जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, मतलब बच्चा कंस्ट्रक्शन करता है जिन थॉट्स का, उनको क्या है, उसे फैसिलिटेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। जो अप्रोच और रिकमेंडेशन है NCF 2005 की, ये किसके लिए है? पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस एंड हैज़ इन्फ्लुएंस द सिलेबस इन 17 स्टेट्स। मतलब NCF 2005 क्या है, अप्रोक्स क्या पूरी 22 लैंग्वेज के अंदर इसे बनाया गया और 17 स्टेट्स में इसे सिलेबस के रूप में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दी NCERT गिव ए ग्रांट ऑफ Rs 10 lakh to each states to promote NCF in the language of states and to compare its current syllabus with the NCF proposed। ठीक है, तो NCERT ने ईच एंड एवरी स्टेट्स को क्या है 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए ताकि मतलब NCF सही तरह से वहाँ पे प्रमोट हो सके उस लैंग्वेज के अंदर, और उस लैंग्वेज में जो NCF है उसे ओरिजिनल NCF से कंपेयर करते हुए उसे ढंग से कंडक्ट करवाया जाए। नेक्स्ट लिख रखा है दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कैरिड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ SCERT। SCERT क्या है, जैसे NCERT जैसे सेंटर में है वैसे SCERT स्टेट में है। इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड DIET डाइट जो जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट NCF के अंदर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है कि लॉन्ग वॉक टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, badly designed furnitures that give children inadequate back support and cramps their leg and knee। NCF के अंदर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि बच्चे को कितनी मतलब कि स्कूल जाने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। जैसे किसी भी बच्चे को उसके जो उसका घर है उसके अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उसे एडमिशन मिलना चाहिए। जैसे बच्चों को ज़्यादा हैवी स्कूल बैग्स नहीं प्रोवाइड करवाने चाहिए। ठीक है। और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करवाया जाए, और बच्चों को पढ़ने के लिए सपोर्ट्स बुक्स दिया जाए और रीडिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाए। और स्कूल में अगर फर्नीचर ढंग से नहीं है, ढंग से मतलब टूटे फूटे हैं तो उन्हें सही करवाया जाए। तो इन सारी बातों का NCF के अंदर ध्यान रखा गया और बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का NCF 2005 में ध्यान रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें क्या लिखी हुई है, टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक टू स्ट्रेच मूव एंड प्ले एंड दैट डेप्राइव ओल्डर चिल्ड्रन टू प्ले और स्पोर्ट टाइम एंड एनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट। इसमें क्या है कि बच्चों को ऐसा टाइम टेबल प्रोवाइड करवाना है जिसमें बच्चे आराम से बीच में थोड़ा रेस्ट कर सकें, थोड़ा घूम सकें, खेल सकें। तभी तो इंटरवल का प्रोविज़न रखा हुआ है। अगर बच्चा सुबह से लेके बिल्कुल दोपहर तक इतने लंबे टाइम तक एक साथ बैठा रहेगा क्लास के अंदर तो उसके लेग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उसके कुछ ना कुछ मतलब वो एकदम उसी फ्रेशनेस के साथ पढ़ नहीं पाएगा क्लास में। तो उनके लिए रेस्ट का बीच में प्रोविज़न रखा गया है, उनके लिए गेम्स का बीच में प्रोविज़न रखा गया है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ में कुछ ऐसे पीरियड्स भी रखे जाते हैं जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, SUPW का हो गया, जिसमें बच्चा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो NCF के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखा गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे हैं कुछ सजेशन जो NCF ने दिए हैं या फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल है NCF 2005 के। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल कहता है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। मतलब NCF कहता है कि आपको बच्चे को इस टाइप से पढ़ाना है ही नहीं जिसमें बच्चे को क्या है रट्टा मारना पड़े। आपको बच्चे को समझाना है, बच्चे को एक्टिव लर्निंग करवानी है, बच्चे को खुद को इन्वॉल्व करना है पढ़ाने में। ठीक है, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके नॉलेज को। अगर आप रट्टा लगवाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड ऑफ स्कूल। अब ऐसे नहीं है कि अगर क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ बस थियोरेटिकल बातें पढ़ाए जा रहे हो। आपको क्या है जो भी आप बच्चे के बुक्स में लिखा हुआ है उस चीज़ को बच्चों की डेली लाइफ से आप रिलेट करेंगे और क्लासरूम के आउटसाइड उनकी सोसाइटी के अंदर जो बातें होती हैं उन सब से रिलेट करेंगे ताकि बच्चा उसे कनेक्ट कर पाए और ढंग से उसके दिमाग में वो बात बैठ पाए। ठीक है। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशंस इनटू क्लासरूम लर्निंग टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल।
अब जो एग्जामिनेशन है उसको क्लासरूम लर्निंग के साथ में इंटीग्रेट करना है। ऐसे नहीं है कि एग्जामिनेशन में कुछ और ही आ रहा है, क्लास में आप कुछ और ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। जो क्लासरूम लर्निंग है उसे आपको एग्जामिनेशन के साथ में इंटीग्रेट करना है, ताकि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाए तो उसे एक अलग ही फोबिया ना रहे कि भाई मेरे को तो एग्ज़ाम देना है, कुछ आता नहीं है। एक मतलब क्लासरूम लर्निंग को आपको इंटीग्रेट करना है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है टू एनरिचिंग एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। ये सेम ही हो गया, एग्जामिनेशन को एनरिच करना है क्लासरूम लर्निंग के अंदर और उसे फ्लेक्सिबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि पूरा डर ही बैठा रखा है कि एग्ज़ाम हो गए क्या करेंगे, तो बच्चों में ये डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे सीबीएसई में चलता है, जैसे एफए चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो उसमें क्या है बच्चे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के मार्क्स उसमें जुड़ते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के उसमें मार्क्स जुड़ते हैं। तो बच्चे को ये नहीं है कि अगर एक बच्चे का एफए ख़राब हो गया तो उसको आगे टेंशन रहेगी, वो अगले एफए में अच्छा कर लेगा या फिर ऐसे में अच्छा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। आपको बच्चे को सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही नहीं पढ़ाना है, आपको मतलब ऐसा करिकुलम बच्चे को पढ़ाना है जो कि थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग हो, मतलब टेक्स्ट बुक को रिलेट करके आपको थोड़ा बच्चे को आउटसाइड ऑफ क्लासरूम लेके जाना है, ठीक है। तो इससे क्या है बच्चे की जो लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट है नर्चरिंग एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कॉन्सर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। आपको बच्चे को स्टडी के साथ साथ में जो कंट्री की हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, ठीक है, उनसे भी बच्चे को अवगत करवाना है, ताकि बच्चा यही नहीं कि बस वो कुछ देश के बारे में, समाज के बारे में कुछ जान ही ना सके, सोसाइटी के बारे में कुछ जान ही ना सके। उसे एक मतलब फ्यूचर में एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए उसे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो बच्चे को टाइम टू टाइम क्लासरूम में डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के बारे में बताए, ताकि वो अपनी कंट्री के बारे में भी जान सके और एक वो मतलब चिंताजनक अपनी कंट्री के बारे में सोच सके कुछ चीज़ें, जिससे कि कंट्री को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये 6 एक कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए एनसीएफ के, और सजेशन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, एम ऑफ एनसीएफ 2005 इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेनली एम क्या है एनसीएफ 2005 के, तो फर्स्ट देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में कहता है टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एम्फेसिस और मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फोकस ऑन ऑल स्किल्स। अब एनसीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ये है कि आपको अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, जिसमें आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन उसकी मातृभाषा में दोगे। तो इसमें एक तो मातृभाषा हो जाएगी बच्चे की, ठीक है, एक अपनी उसकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, और एक उसकी कोई ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे जिससे हिंदी ना हो और कोई दूसरी लैंग्वेज हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि बच्चा अपनी भाषा के साथ साथ में और दूसरी भाषाओं को भी जान सके, और उसे मतलब मल्टीकल्चरलिज्म में उसको कोई भी दिक्कत ना हो, वो आराम से अपनी सोसाइटी में भी बात कर सके और बाहर के लोगों को भी बात कर सके, ठीक है। तो ये एक एनसीएफ का एम है कि भाई आपको लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कहता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, टू विजुअलाइज एब्स्ट्रक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब ये एनसीएफ कहता है कि आपको बच्चे को मैथमेटिक्स की नॉलेज प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग करने की क्षमता है, उसे बढ़ाता है, ठीक है। और जो भी एब्स्ट्रक्शंस की पावर है, जैसे अमूर्त चीज़ें जिन्हें बच्चा अपने आइडियाज़ में सोचता है सिर्फ, ठीक है, तो उन्हें भी मतलब सोचने की उसमें क्षमता बढ़े। तो मैथमेटिक्स आपको इसमें लगानी है क्लासरूम टीचिंग के अंदर, और लैंग्वेज तो है ही। और थर्ड है साइंस। एनसीएफ कहता है कि आपको साइंस की स्टडी भी बच्चे को करवानी है मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचिंग ऑफ साइंस इज फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। एनसीएफ कहता है अगर आप बच्चे को साइंस की टीचिंग करवाओगे तो बच्चे में एक क्यूरियोसिटी की भावना उत्पन्न होगी और क्रिएटिविटी की भावना उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा। अगर आप बच्चे को साइंस पढ़ाओगे
तो बच्चे में आगे से आगे वो क्वेश्चनिंग करेगा। अगर आप कोई भी बच्चे को प्रिंसिपल पढ़ाते हो साइंस में, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में साइंस में पढ़ाते हो, तो बच्चा उसके बारे में थोड़ा डीप से जानना चाहेगा, तो क्यूरियोसिटी बच्चे की इंक्रीज़ होएगी। और मैन अपने नेचर से क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो साइंस से बच्चा क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और करता है, बनाता है, बहुत सारे चार्ट्स और बनाता है, मॉडल्स बनाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी एनहेंस होती है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको बच्चे को पढ़ानी है, तो सोशल साइंस का एम क्या होगा, अनेबलिंग पेडागोगिक प्रैक्टिस फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या करेगा बच्चा, अगर सोशल साइंस बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस उत्पन्न होगी, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग की क्षमता होगी, उसमें अपने डिसीजन वो खुद ले पाएगा, वो एक सोसाइटी के अंदर एक जागरूक नागरिक बनेगा, सोसाइटीज़ के इश्यूज़ को जान पाएगा, ठीक है। तो उसमें एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की भी क्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 4, तो ये हो गया लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और नेक्स्ट है आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में लिखा हुआ है कि कवर म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर विच ऑन इंटरैक्टिव अप्रोचेज, नॉट इंस्ट्रक्शंस, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड एनेबल चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व इन ए डिफरेंट फॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ स्टडी में ही बेहतर बनाना है, आपको क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ कंडक्ट करवाना है, ताकि बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो चारों तरफ से हो, ठीक है। तो इसमें बच्चा म्यूजिक को कवर करेगा, डांस को कवर करेगा, और विजुअल आर्ट्स और थिएटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कवर करेगा, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट और अच्छी तरह से हो पाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ में कहता है कि हेल्थ डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी। जो हेल्थ होती है वो बच्चे की क्या है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि बच्चा कैसा खाना खा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो। और अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो बच्चे का इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेटअप है वो भी अच्छी तरह से डेवलप होगा, और बच्चा अपनी स्टडीज़ में बेहतर कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन में कहता है नेसेसरी स्किल्स शुड बी प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ पेडागोगी। मतलब ये कहते हैं कि एक जो शिक्षण शास्त्र है उसके पार्ट में वर्क एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चा अच्छी तरह से बहुत सारी स्किल्स को सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एजुकेशन फॉर पीस। मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे कि क्या है, शांति प्रोवाइड हो, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी स्टेट के अंदर वायलेंस की प्रॉब्लम है, अगर आप बच्चे को पीस एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो बच्चा वहाँ वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ चला जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बच्चे जागरूक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन फॉर पीस। नेक्स्ट हो गया स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसमें एनसीएफ ने कहा है मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, traditional notions of disciples should be changed, and discuss need for providing space to parents and community, discuss other learning sites and resources like text and books, libraries and laboratories and medias and ICT। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएं क्लासरूम के अंदर, और बच्चों का अप्रोप्रिएट बुक्स, लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज और मीडिया और आईसीटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के रिसोर्सेज भी बच्चे को प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि बच्चा एक बेहतर विकास कर सके और बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। 10th पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। 10th में कह रहा है एनसीएफ कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका स्कूल के अंदर एनरोलमेंट ना हुआ हो। अगर कोई भी स्कूल है तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान में रखना है कि उसके आसपास जितने भी बच्चे हैं उन सब का स्कूल में एनरोलमेंट किया जाए, और उन्हें डेली क्लासरूम के अंदर बुलाया जाए और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट है रिपीट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। मतलब किसी भी बच्चे के राइट्स का आपको उल्लंघन नहीं करना है, उसकी डिग्निटी को आपको ठेस नहीं पहुंचानी है, आपको समाज के सभी बच्चों को बराबर रेस्पेक्ट प्रोवाइड करवानी है, आपको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी टू अदर्स वेल बीइंग एंड फीलिंग, ठीक है।
सभी के प्रति आपको सेंसिटिव रहना है, ऐसा आपको एक इमोशनली स्टेबल एनवायरनमेंट वहाँ प्रोवाइड करवाना है जिसकी वजह से किसी बच्चे को इन्फीरियर फील ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देख लिए एनसीएफ के, और वीकेंड से हमने यहाँ पे सजेशंस देख लिए हैं। ठीक है, तो सजेशंस तो अपने हमारे ऊपर पहले हो ही चुके हैं, ये हम लोगों ने एम देखे हैं इसके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एनसीएफ के एम क्या है। ठीक है, ये कुछ एक एम है। अब एम के बाद में सीधा पहुंच जाते हैं डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है एनसीएफ 2005 बिगिंस विद ए क्वेटेशन फ्रॉम टैगोर्स एसे। मतलब एनसीएफ 2005 स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके एक जो ऐसे था, उनके एक क्वेटेशन से स्टार्ट हुआ। उनके ऐसे में जो क्वेटेशन था वो था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यहाँ से एनसीएफ के बारे में स्टार्टिंग हुई थी बात। एनसीएफ 2005 को यहाँ से ही स्टार्ट किया गया था। इन विच द पोइट रिमाइंड अस दैट क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनेरियस जॉय एंड की इन चाइल्डहुड बोथ ऑफ विच कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय एन अनथिंकिंग अडल्ट वर्ल्ड। ठीक है, ये एक क्वेटेशन है इनका, तो इस क्वेटेशन को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जी के चेयरमैनशिप में क्या है नेशनल ऑपरेटिंग कमेटी सेटअप हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग एनसीएफ को कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट फाइनली डिस्कस्ड एंड पास्ड इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द एजुकेशन CABE। CABE के द्वारा ये पूरे डिस्कशन के बाद में पास करवाया गया। और कब करवाया गया, 7 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन स्ट्रेस्ड द नीड टू एम्प्लॉय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बात तो हमने पढ़ी ली कि एनसीएफ पूरा ही एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पॉलिसी लेड टू मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर लिटरेसी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो ये सारी हो गई कि भाई एनसीएफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस किस कमेटी ने इसमें अपना योगदान दिया, और कौन से क्वेटेशन को लिया गया और एनसीएफ को डेवलप किया गया। तो ये पूरा डेवलपमेंट में एक आगे बेसिकली आप इसकी हिस्ट्री मान सकते हो, एनसीएफ की हिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ एनसीएफ, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है इन द कंस्ट्रक्शंस परस्पेक्टिव लर्निंग इज द प्रोसेस फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल्स एंड और एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू दैम। भाई ये बात तो प्याजे भी कहते हैं कि चाइल्ड होता है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है और वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो एनसीएफ भी यही कह रहा है कि बच्चा अगर खुद की नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो हमें ऐसा करिकुलम फॉर्म करना चाहिए जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू द एक्सपीरियंसेस। बच्चे क्या करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपनी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि द स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज आर असेंशियल फीचर्स एज द लर्नर्स प्रोग्रेस इन लर्निंग। अगर कोई बच्चा लर्निंग में प्रोग्रेस कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आइडियाज़ में स्ट्रक्चरिंग प्लस रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। अगर बच्चे ने कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में अपने दिमाग में एक इमेज बैठाई और उसे थोड़ी देर बाद में पता चला कि नहीं ये तो गलत है और सही ये चीज़ है, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को रीस्ट्रक्चर किया वापस। ठीक है, तो जो रियल नॉलेज है, जो जीन प्याजे कहते हैं, जो रियल नॉलेज है वो ही मतलब कि क्या है, एनसीएफ कहता है कि आपको बच्चे को रियल नॉलेज प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है द एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स थ्रू रेलिवेंट एक्टिविटीज़
कैन फैसिलिटी इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मेंटल इमेज। ठीक है, आपको बच्चे को ऐसे एंगेज करना है रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के अंदर ताकि बच्चा क्या करे, अपनी मेंटल इमेजेस को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स रूम फॉर नेगोशिएशंस ऑफ मीनिंग, शेयरिंग ऑफ मल्टीपल व्यूज एंड चेंजिंग द इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी। सॉरी, इसमें क्या कहता है कि बच्चे को आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है, आपको ग्रुप स्टडी बच्चे को करवानी है, क्योंकि बच्चा अपने जो पीयर्स होते हैं उनके साथ में ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाता है, अच्छी तरह से बच्चा डिस्कस करता है, ग्रुप के अंदर बच्चा पढ़ता है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग उसके माइंड में रहती है। तो आपको क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है अलाउइंग चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर दैम टू रिलेट what are learning in school। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउइंग चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर दैम दे रिलेट व्हाट आर लर्निंग इन स्कूल टू थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड। ठीक है, बच्चे को क्लासरूम के अंदर आप क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउ करेंगे। आप बच्चे को ऐसा नहीं, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है आप बच्चे को ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बैठ जाओ, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है सब्जेक्ट से, तो ये आप ना पूछिए या फिर क्लास का टाइम आप वेस्ट ना कीजिए। आप बच्चे को ऐसा नहीं कहेंगे। आपको बच्चे को क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउड करना है ताकि बच्चा क्लासरूम जो लर्निंग है उसको, जो बाहर है आउटसाइड लर्निंग है, सोसाइटी से रिलेट कर पाए या फिर अपने जो क्लासरूम से जो बाहर की कोई भी जो कंडीशन है उससे रिलेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजिंग चिल्ड्रंस टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एंड फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस रादर दैन सिंपली मेमोराइजिंग और गेटिंग आंसर्स राइट इन दी फर्स्ट वन। आप बच्चे को रट्टा नहीं लगवाओगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप बच्चे को उनकी जो बच्चों की भाषा है उसमें ही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अलाउड करोगे। आप बच्चे को ये नहीं कहोगे कि आपकी लैंग्वेज तो सही नहीं है, आपको बुक की लैंग्वेज से आप आंसर दोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी उनके ऊपर रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं थोपनी है। उन्हें अलाउड करना है कि वो अपनी बात को अपने वे में कह सकें। ठीक है, और नेक्स्ट है एट्थ में कहता है इंटेलिजेंट गैसिंग मस्ट बी एनकरेज्ड। मतलब बच्चे को इंटेलिजेंट गैसिंग के लिए क्लासरूम में एनकरेज करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने रख देनी चाहिए और बच्चे को उसके लिए कहना चाहिए कि बेटा आप जो भी आपके दिमाग में इसका सॉल्यूशन आ रहा है वो आप हमें बताइए। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बच्चे में जो इंटेलिजेंट गैसिंग है उसे आप एनकरेज कर सकते हो। तो ये एनसीएफ कहता है, ये एनसीएफ के इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये इम्प्लीकेशंस हो गए। लास्ट में क्या है, लास्ट में है बैरियर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएफ 2005 इन स्कूल एजुकेशन। अब देखिए, किसी भी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो एनसीएफ 2005 भी बचा नहीं बैरियर से। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एक बैरियर्स आए, तो अपन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से बैरियर्स आए हैं। ठीक है, तो पहला बैरियर क्या है, दी ग्राउंड रियलिटी। अब देखिए एनसीएफ पास तो करवा दिया, डॉक्यूमेंट लेवल पे पास करवा दिया, सारी बातें हो गई, मीटिंग में पास हो गया, सब कुछ एकदम पूरा एकदम पास हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे एनसीएफ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। गवर्नमेंट कई सारे लॉज पास करती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहला बैरियर ये है। सेकंड है डोमिनेंस ऑफ नंबर सिस्टम। आज भी हमारी सोसाइटी में जो नंबर सिस्टम है उसको ज़्यादा डोमिनेंस दी जाती है। जो बच्चा 95% बना रहा है उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाएगा, जो बच्चा 60% बना रहा है उसे वीक समझा जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ही रहेगी, अगर नंबर सिस्टम को डोमिनेंस दिया जाएगा तो एनसीएफ तो सही से नहीं चल पाएगा। क्योंकि एनसीएफ में तो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर रहा है तो वो भी क्या है, क्रिएटिव है, और उसके भी मतलब जैसे सीबीएसई में होता है, अगर आप स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं हो और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो या फिर किसी और अदर एक्टिविटीज़ में आप अच्छे हो तो उसके जो आपके ग्रेड्स होंगे वो उसमें आपके जो करिकुलम में भी ऐड होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी तक पूरी तरह से ये अभी हुआ नहीं है कि भाई नंबर सिस्टम को हटाया जाए और फिर
बाकी चीज़ों को डोमिनेट किया जाए। अभी भी हमारी जो कंट्री है उसमें जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल पे जो स्कूल्स है, तो उन सब में क्या है, मार्क्स को डोमिनेंट मतलब कि माना जाता है कि हाँ भैया जिसके ज़्यादा नंबर होंगे और वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होएगा। तो ये एक बैरियर आता है इसमें। ठीक है, थर्ड होता है लैक ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ। सुपरवाइजरी स्टाफ की कमी होने की वजह से एनसीएफ पास कर दिया, स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ नहीं है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ठीक है, तो ये एक बैरियर है इसमें। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर्स। टीचर्स पे एक्स्ट्रा बर्डन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी क्या है, स्कूल्स में बच्चों का जो काम है स्टडी से रिलेटेड, उस पर क्या है थोड़ा कम फोकस जा रहा है, क्योंकि स्कूल में इतनी सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं या फिर इतनी सारी जो योजनाएं हैं, वो प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, वो इतने इम्प्लीमेंट हो चुके हैं जिसके लिए स्कूल में अप्रोप्रिएट स्टाफ है नहीं, और वो सारी चीज़ें जो टीचर्स होते हैं उनको दी जाती हैं कि आप ही संभालिए। जैसे अगर किसी स्कूल में दूध योजना या फिर खाने का प्रोग्राम कुछ भी है, बच्चे को मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके लिए कोई अलग से स्टाफ नहीं है, उसके लिए टीचर को ही बच्चों को सर्व करना होता है खाना और दूध वूध सारी चीज़ें। और साथ ही साथ स्कूल में कितना राशन आया उसका भी रिकॉर्ड उन्हें बनाना होता है। तो टीचर्स के ऊपर इतना एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि वो बच्चे पे ढंग से मतलब अब पढ़ाई करवा ही नहीं पाते। और जब करिकुलम वाली चीज़ें नहीं करवा रहे तो को करिकुलम वाली चीज़ें, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें, डांस वाली चीज़ें, सिंगिंग वाली चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है पीछे रह जाती है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मान ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नो एम्फेसिस टू दी लर्निंग बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल लर्निंग को ही एम्फेसाइज किया जा रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर सोचता है कि ये थ्योरी वाली चीज़ ही पढ़ाएंगे तो बच्चे के मार्क्स बन जाएंगे, अदरवाइज अगर हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो इससे बच्चे के कौन से मार्क्स बनने वाले हैं। तो ये क्या है, बच्चे की जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं उसमें क्या है, समझाने के बजाय रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये एक क्या है, बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया रोट लर्निंग, सेम ही हो गया ये भी। ठीक है, तो रट्टा मरवाते हैं और पेपर में पास करवाते हैं, तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगर आप किसी स्कूल में बच्चे को फिजिकली पनिश करते हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वहाँ की करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों पे। ठीक है, अगर बच्चा थ्योरी जैसे करिकुलम में क्लासरूम में अच्छा नहीं कर रहा और आप बच्चे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो या फिर उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहे हो या फिर उसे किसी भी टाइप से इमोशनल टॉर्चर कर रहे हो, तो बच्चा थ्योरेटिकल चीज़ों पर ही वो सोचेगा कि यार मैं कैसे एग्ज़ाम में थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ ताकि मुझ पे ज़्यादा टॉन्ट ना पड़े। ठीक है, या फिर घर वाले ज़्यादा सुनाए ना, या फिर टीचर्स पूरे टाइम ये ना कहे कि तुम तो निकम्मे हो, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो ध्यान देना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ा बैरियर एक ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, लेस एम्फेसिस ऑन को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़। अब ये अपने देख ही लिया कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उन पे कम एम्फेसाइज दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ एग्जामिनेशन ही माना जाता है कि जिसके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा तो वो होशियार, और बाकी को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ गई तेल लेने। ठीक है, तो ये कुछ एक यहाँ पे बैरियर्स हैं एनसीएफ के। तो एनसीएफ के बैरियर की वजह से क्या है, एनसीएफ ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, और अगर नेगेटिव होते हैं तो अपनी जैसे कंट्री है तो इसमें जो ग्राउंड लेवल है उस पर क्या ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ये अपना एनसीएफ 2005 हो चुका है पूरी तरह से। आई होप गाइज, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अपन ने सबसे पहले एनसीएफ का बेसिक मीनिंग देख लिया कि एनसीएफ क्या है, एनसीएफ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है, और एनसीएफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या हम कह सकते हैं कि सजेशंस हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। और नेक्स्ट एम अपन ने देख लिए हैं, एम में क्यों क्यों ये सारी चीज़ें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीएफ के इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख ली है, और एनसीएफ का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ ये हम लोगों ने देख लिया है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं एनसीएफ के, और लास्ट में हमने देख लिया कि एनसीएफ को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़े बैरियर्स क्या हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा।
और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे बीएड में कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से हो जाए। तो गाइज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।